इन बातचीत के अंदर हमें कुछ गलतियों के बारे में पता लगता है जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर है। पैरालिसिस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो साइकिलिंग ना कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो एक पैरालिसिस पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साइंस इंजीनियरिंग में जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है तो हम उनसे बातचीत करते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ। इन बातचीत के अंदर हमें कुछ गलतियों के बारे में पता लगता है जो एक पैरालिसिस का पेशेंट कर रहा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इन गलतियों को सीखने की कोशिश करना और कोशिश करना कि ये गलतियां आप ना करो, जिससे आपकी रिकवरी में कोई भी बाधा ना आए। पैरालिसिस ट्रीटमेंट के अंदर एक पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो कई सालों से अपनी फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है और सडनली जब उसे आराम दिखना बंद हो जाता है, उसे चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होते, तो अपने वो फिजियोथेरेपी अपनी एक्सरसाइज को वो छोड़ देता है। जैसे ही वो एक्सरसाइज को छोड़ता है तो वो अपने हाथ पैर के अंदर स्टिफनेस दिखना शुरू करता है कि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई, हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो गए। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को अपने ट्रीटमेंट के अंदर अपनी फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिल रहा तो उसका माइंड एक बार ज़रूर कहेगा कि आपको जब फ़ायदा नहीं मिल रहा तो इस चीज़ को छोड़ दो। मगर पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हमें जब किसी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी करवानी होती है तो मसल्स का ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पैरालिसिस जो रोग है वो आपके हाथ पैर का नहीं होता। हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे, मानता हूँ, मगर ये जिसकी जड़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सिचुएटेड होती है। दिमाग में कभी खून का थक्का आता है, कभी नस फटती है, दिमाग का एक हिस्सा जो आपके हाथ पैर की मांसपेशियों को कंट्रोल करता था वो मर जाता है, जिसकी वजह से हमारी हाथ पैर की मसल्स नहीं चल रही। मगर इन मसल्स को ठीक कंडीशन में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ब्रेन से ट्रीटमेंट शुरू होगा, जब ब्रेन से दोबारा से करंट आना शुरू होगा और आपकी मसल्स खराब होंगी तो खराब मसल्स की वजह से आपका ब्रेन उन मसल्स को हिला नहीं पाएगा और पेन बहुत होगा ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर आपको फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से आराम नहीं मिल रहा, मान सकता हूँ, अगर अपनी फिजियोथेरेपी को मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके मसल्स को हेल्दी कंडीशन में रखने में आपकी हेल्प कर रही होती है। अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक के ऊपर जो अक्सर एक पैरालिसिस का पेशेंट कर बैठता है। पैरालिसिस पेशेंट की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भी वो अपनी बीमारी को समझने की कोशिश नहीं करता। आप लकवे को समझने की कोशिश करो कि लकवा आपको हुआ क्यों, किस वजह से हुआ। अगर आप लकवे की गहराई में जाते हो तो देखते हो कि जो 90% केसेस होते हैं पैरालिसिस के वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो रहे होते हैं। यानी ब्रेन में किसी टाइप का खून का थक्का आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, जिससे दिमाग का एक टिश्यू, एक हिस्सा जो आपके हाथ पैर की मांसपेशियों को कंट्रोल करता था, उसे हिलाता था, उसे चलाता था, उसे ताकत देता था, वो मर गया। जब वो हिस्सा आपका काम करना बंद कर देता है तो आपके हाथ पैर में कमांड नहीं आती कि उसे कब हिलना है और कैसे हिलना है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब अक्सर पेशेंट गलती क्या कर बैठता है, उसको लगता है कि ये हाथ पैर का रोग है, कि मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे। मगर कभी आपने सोचा कि कभी डॉक्टर ने आपके हेड का क्यों एमआरआई करवाया था, क्यों नहीं उसने आपके हाथ पैर का करवाया। ब्रेन का एमआरआई इसलिए करवाया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि हाथ पे को कुछ भी नहीं हुआ, ना वहाँ की बोन खराब हुई है, ना वहाँ की मसल्स खराब हुई है। जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर है। उसको देखने के लिए ही आपके ब्रेन का, आपके हेड का एमआरआई करवाया जाता है। तो जो हमारी जो जड़ होती है लकवे की, मैक्सिमम केसेस के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर होती है। अब हम अपनी फिजियोथेरेपी करवाते हैं, हम अपनी मेडिसिन खाते हैं, बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, मगर ब्रेन को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इस ट्रीटमेंट के अंदर कि ब्रेन ने ही अपने अंदर चेंजेस लेकर आने, तब हमारे हाथ पैर के अंदर बदलाव आ पाएंगे, ताकत वापस आ पाएगी। पेशेंट पहले 6 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है, हाथ पैर में बहुत अच्छी ताकत आ जाती है, मगर ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी थी जिसने आपको पहले 6 महीने के अंदर आपके हाथ पैर में ताकत डाली, ये 6 मंथ के बाद नेचुरल तरीके से बंद हो जाती है। मगर अगर वो बंद हो जाती है तो हमारे हाथ पैर में रिकवरी आनी भी बंद हो जाती है। हम जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लें, जितना मर्जी हम चल लें, कुछ आपको फ़र्क अपने अंदर देखने को, खास देखने को नहीं मिलता। अगर हम चाहते हैं कि 6 महीने के बाद, स्ट्रोक पड़ने के 6 महीने बाद अपने हाथ पैर में रिकवरी देखना चाहते हैं, तो हमें उस नेचुरल प्रोसेस को, उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट। जब हम ट्रीटमेंट अपना ब्रेन से शुरू करते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट करते हैं, तो जो भी आप एक्सरसाइज करोगे, जो भी आप फिजियोथेरेपी करोगे, उसके चेंजेस आपको हैंड टू हैंड अपने अंदर नजर आने शुरू होते हैं कि जैसे इंप्रूवमेंट आपकी पहले आ रही थी वैसे अब आनी शुरू हो जाती है। बस ज़रूरत है इसके पूरी मैकेनिज्म को समझने की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए, क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को लगता है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी करवा लेने से, सिर्फ बीपी शुगर की मेडिसिन खा लेने से उसके ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी। नहीं हो सकती। ब्रेन की भरपाई करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन का वो
डेवलपमेंट वाला फिनोमिना, जैसे हमारा ब्रेन का विकास होता है, जिसकी वजह से आप पहले 6 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहे थे, जिसके बंद होने के बाद अब आपकी रिकवरी आनी बंद हो गई। तो हमने बस उसको स्टार्ट करना है, बाकी फिर आगे होती है मेहनत, क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसा रोग है जिसके अंदर पेशेंट को मेहनत करके वो ठीक होता है, एक्सरसाइज करके ठीक होता है। बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं, पेशेंट लेटा रहे बैठा रहे वो ठीक हो सकता है, मगर पैरालिसिस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत भी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो अपने शरीर से, क्या चाहते हो अपने पैर से, क्या चाहते हो अपने हाथ से। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसकी एक सीखने की तरीका है कि हम जो चीज़ हम बार बार करते हैं, रोज करते रहेंगे, हम उसमें बेटर 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 होते चले जाते हैं। ये जो ब्रेन की खासियत है, इसे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है हर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। क्योंकि ब्रेन को अब जब डैमेज हो गया है, वो वाला हिस्सा खत्म हो गया है, कोई दूसरा हिस्से काम को सीख रहा है, तो उसे हम सब कुछ नहीं सिखा सकते पहले की तरह, बट हम कुछ तो सिखा सकते हैं। ये जो कुछ होता है इसको हमें सिलेक्ट करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक पैरालिसिस का पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है, उसको हम कहते हैं कि आप 1 घंटा साइकिलिंग करो, 1 घंटा आप ट्रेडमिल पर दौड़ो, 1 घंटा आप दूसरी एक्सरसाइज करो। पेशेंट कोई भी एक्सरसाइज को ढंग से नहीं कर पाएगा। मगर अगर मैं पेशेंट को ये बोलता हूँ कि दिन में आपने 4 घंटे चलना है, बस चलते रहना है, तो क्या होगा कि पेशेंट चलने में और एक्सपर्ट और बेटर और बेटर और बेटर होता चला जाएगा। ये जो डेली जो उसकी इंप्रूवमेंट होगी चलने में, तो पेशेंट को कम से कम चलने लायक बना देगा। हो सकता है वो साइकिलिंग ना कर पाए, हो सकता है वो स्विमिंग ना कर पाए, बट वो चलने में एक्सपर्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। यही उद्देश्य होता है साइंस इंजीनियरिंग में, क्योंकि हमें ब्रेन की गहराई से समझना पड़ता है कि ब्रेन किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपने अंदर वो डेवलपमेंट लेकर आता है। जब आप पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ये जो अपना ज्ञान होता है, जब आप ब्रेन को जो हमारी समझ है उसको यूज़ करते हैं, तब जाकर पेशेंट के अंदर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमें पहले महीने में ही देखने को मिल जाते हैं। बहुत टाइम नहीं लगता, सडनली वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं जो आपको पहले से देखने को मिल रहे थे। 6 महीने जब आपको हुआ था, जब आपके हाथ पैर बिल्कुल बंद थे और चलने शुरू हुए थे, वही इंप्रूवमेंट आपको दोबारा से देखने को मिलती है जब हम ब्रेन पे काम करना शुरू करते हैं। पैरालिसिस पेशेंट एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है अपने खाने पीने को पौष्टिक नहीं बनाते। जब एक पेशेंट को पैरालिसिस होता है, वो बेड रिडन हो जाता है, तो पेशेंट को जो खाना दिया जा रहा होता है, जब हम पूछते हैं तो अक्सर दलिया खिचड़ी जैसी चीज़ें दी जा रही होती है। दलिया खिचड़ी स्टार्टिंग के स्टेजेस में तो अच्छी है, बट अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देते हैं तो बॉडी के पास ताकत नहीं जा रही होती, और जब बॉडी के पास ताकत नहीं जाती तो वो ताकत आपके ब्रेन तक भी नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से अगर हम कुछ करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते। तो हमें अपने ब्रेन को समझते हुए अपने खाने को प्लान अप करना होता है। हमारे ब्रेन के अंदर क्या होना है, कैसे डेवलपमेंट होनी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी से। और न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन का एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल लगता है, वो है प्रोटीन। अगर हमारे खाने के अंदर प्रोटीन कम है या हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स बनाता है, जिसकी डेफिशिएंसी आपके पैरालिसिस की रिकवरी में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने खाने के अंदर प्रोटीन को रखेंगे। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छा होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी के लिए। आपने अपने खाने के अंदर फ़िश ज़रूर रखनी है, क्योंकि फ़िश के अंदर हमें बहुत अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। B12 है, विटामिन डी है, बहुत अच्छे सोर्स है, बहुत अच्छी ताकत देता है, कम अमाउंट के अंदर बहुत अच्छी पावर मिलती है। ये जो ब्रेन को आपको हेल्प मिलेगी इन विटामिन मिनरल से, आपको रिकवरी करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से हम यूज़ करते हैं एग्स को। एग वाइट जो होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आपने उसको यूज़ कर सकते हो। इसी की तरह ही आप यूज़ कर सकते हो मिल्क को, दूध को। जितना आप दूध पियोगे उतना प्रोटीन आपके अंदर जाएगा, उतना विटामिन डी आपके अंदर जाएगा, और उतना ही कैल्शियम आपकी बॉडी में जाएगा, जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर अगर आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि आप नॉन वेज में अपना फिश एंड एग्स नहीं ले सकते, तो आपको अपना कंसंट्रेट करना चाहिए अपने खाने के अंदर दूध के ऊपर, क्योंकि दूध आप ले सकते हैं, साथ साथ आप ले सकते हैं दालें, क्योंकि दालें भी एक प्रोटीन का रिच सोर्स होती है जो आपकी बॉडी को ताकत देगी, आपके ब्रेन को ताकत देगी, और जितनी ब्रेन को ताकत मिलेगी उतनी अच्छी रिकवरी आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी। और जो पेशेंट हमारे वेजिटेरियन होते हैं उनसे अनुरोध होता है कि वो अपने 2 टेस्ट ज़रूर कराएं। एक है विटामिन डी का, दूसरा है विटामिन B12 का, क्योंकि अगर इन दोनों विटामिन से कोई भी कम है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी दिखाने में मुश्किल हो सकती है। क्योंकि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो एक तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ दर्द करती हैं, दूसरी आपकी मांसपेशियाँ भी दुखती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा दर्द बना रहता है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन 2 टेस्ट को ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी रिकवरी के अंदर।
अगली जो सबसे बड़ी गलती जो एक पैरालिसिस का पेशेंट कर रहा होता है, उसको लगता है कि जब मैं मेडिसिन खा रहा हूँ खून को पतला करने की, बीपी की, शुगर की, उससे मेरी पैरालिसिस के अंदर रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि पहले 6 महीने में भी हुई थी। बट वो 6 महीने क्रॉस होने के बाद जब हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म ब्रेन में बंद हो जाता है, तो यही मेडिसिन आपके लिए काम नहीं कर रही होती। तो पेशेंट इन मेडिसिन को छोड़ना शुरू कर देता है कि इससे मुझे फ़ायदा तो हो नहीं रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ। मगर ये सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट कर पाते हैं। अगर अपनी आप दवाई की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो कि आप उस दवाई को किस वजह से ले रहे हो, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझोगे और उसमें जो कमी है आप उसको भी समझोगे। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ। जब आपको क्लॉट आया था, जब आपको ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो किसी ना किसी कारण की वजह से हुआ था। वहाँ खून का थक्का जो था उसको वहाँ पे डिसॉल्व किया गया खून पतला करने की दवाई से, दोबारा ना बने इस वजह से वो खून पतला करने की दवाई दी गई। अगर आपके ब्रेन के अंदर ब्लीड हुआ था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो आपका ये ब्रेन हैमरेज किस वजह से हुआ था? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। उस हाई ब्लड प्रेशर को दोबारा ना बढ़ने, ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ेगा, दोबारा से ब्रेन हैमरेज होगा, दोबारा से नुकसान होगा, तो वो डैमेज दोबारा ना हो, इस वजह से आपके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही होती है। तो अगर हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला करने की प्रॉपर टाइम पे ले रहे होते हैं, तो वो हमें रिकवरी नहीं दिलाता, मैं मानता हूँ, मगर वो आपको दोबारा पैरालिसिस के शिकार होने से बचा सकता है। तो हमें क्या करना है, अपने जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं फ्यूचर में ध्यान रखते हुए, उसी तरह से इसको इंश्योरेंस की तरह समझो कि जब तक आप अपनी ये खून पतला करने की दवाई, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई ले रहे हो, तो दोबारा से लकवे के शिकार बनने की आपकी संभावना कम हो जाती है। मगर इससे वाली रिकवरी नहीं होती, क्योंकि खून पतला करने से रिकवरी नहीं आएगी, बीपी को कंट्रोल करने से भी रिकवरी नहीं आएगी। इसके लिए हमें अपने ब्रेन को समझना पड़ता है। ब्रेन में रिकवरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी मैकेनिज्म के थ्रू होती है। हमने उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करना होता है जब हम ये दोनों चीज़ें साथ साथ कर लेते हैं। एक तो हमने अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर किया मेडिसिन लेकर, दूसरा हमने अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन की। जब ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ होती है तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट रिकवर कर जाता है तो हमारी मेडिसिन बंद हो सकती है, साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन हम बंद करनी पड़ती है। मगर जो हम एलोपैथिक मेडिसिन बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के ले रहे होते हैं, वो तकरीबन तकरीबन पेशेंट की ज़िंदगी भर चलती है, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर संभावना ज़्यादा होती है दोबारा से पैरालिसिस के शिकार होने की। इसलिए अच्छा ये होता है कि जो मेडिसिन आपको प्लेस की गई हैं, जो बताई गई हैं, आप उसको लाइफ टाइम लेते रहो, क्योंकि छोटी सी अमाउंट है। खून पतला करने की दवाई बहुत महंगी तो आती नहीं, एक गोली रोज खानी होती है, मगर उससे आपका बचाव बहुत अच्छा हो जाता है। पैरालिसिस का पेशेंट एक और बहुत बड़ी गलती करता है, वो कभी भी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाता कि कौन सी चीज़ उसके लिए बेटर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस और दोनों में क्या फ़र्क होता है उसको समझा सकूँ। अगर एक पेशेंट फिजियोथेरेपी कर रहा है, तो फिजियोथेरेपी आता है, आपके हाथ पैर को हिलाता है और चला जाता है, उसमें कभी कभार मशीन्स लगाता है, कभी कभार हीटिंग पैड्स लगाता है, कभी टेंस लगाता है। ये जो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा होता है, वो आपकी मसल्स को हेल्दी रखने में आपके लिए कामयाब होता है, क्योंकि वो आपके मसल्स के हिसाब से बनी हुई है पूरी थेरेपी। मगर एक पेशेंट जिसके ब्रेन में नुकसान हुआ है, उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती। अगर वहीं उसी पेशेंट के अंदर उतना ही टाइम अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को देते हैं, तो पेशेंट के अंदर में रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी मसल के हिसाब से नहीं बनाई जाती, वो आपको बनाई जाती है आपके ब्रेन के हिसाब से। अगर एक पेशेंट को हम रिकवरी फास्ट करवाना चाहते हैं, उसको दोबारा से चलाना चाहते हैं, तो पेशेंट को चलाना पड़ता है। यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कहती है कि अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है, उसको हम चाहते हैं कि वो दोबारा से चले, ठीक होने के बाद दोबारा से चले, तो उसको हम पहले से चलाना शुरू करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट टाइपिंग दोबारा से करे, तो उसको हम टाइपिंग हम पहले दिन से करवाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होगी, तो ब्रेन एक काम को अच्छा करना शुरू करेगा, वो काम अच्छा शुरू करेगा जो वो रोज रोज कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो अगर पेशेंट रोज चलता है तो धीरे धीरे वो बहुत अच्छा चलना शुरू कर देगा। अगर पेशेंट पहले ही दिन से अपने हाथ से टाइपिंग करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी टाइपिंग स्पीड, उसके सब कुछ सुधार होता चला जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा पहले सब कुछ करता था, वो तो खत्म हो गया, उसे आप भूल जाइए। जो ब्रेन का नया हिस्सा है, वो सब चीज़ों में महारत हासिल नहीं कर सकता, वो किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर सकता है। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो। वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपने अपने हाथ से क्या काम लेना है। आप जो उससे काम लोगे, वो उस काम में अच्छा होता चला जाएगा। तो हमने अपनी एक्सरसाइज के अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी को ज़्यादा टाइम देना होता है। मसल्स, अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, 1 घंटा आपको दे रहा है, आपकी मसल्स को दे रहा है, आपकी मसल्स को हेल्दी रख रहा है,
कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने आप को, अपने शरीर को आपने मैक्सिमम टाइम देना है। घर की जब बेल बजे आप जाओ, खाना अपना खुद लेने जाओ, खुद उसको डालो, खुद नहाओ, खुद अपने कपड़े बंद करो, बटन लगाओ, लेसिस बांधो, क्योंकि जितनी दिक्कत आप अपने आप में फेस करोगे, अगली बार वो दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी और धीरे धीरे इतनी कम हो जाएगी कि अभी आपको दिक्कत वो महसूस ही नहीं होगी। तो हमने अपने अंदर बदलाव लाने के लिए अपने शरीर को टाइम देना होता है, मेहनत करनी होती है। जितना हम अपने पे मेहनत करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें अपने अंदर देखने को मिलते हैं। अगली जो सबसे बड़ी गलती है, पैरालिसिस का पेशेंट क्या करता है कि उसको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, मान लो कि उसका फुट ड्रॉप हो रहा है, पैर सीधा नहीं पड़ रहा, तो उसके वो A4 लगाना पसंद करता है कि A4 लगाने से मेरी चाल ठीक हो जाती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, जब हम कोई भी ब्रेसिस लगाते हैं, कोई भी स्प्लिंट लगाते हैं, कोई भी A4 लगाते हैं, तो वो वहाँ से ब्रेन को जो गलती कर रहा है, जो पैर टेढ़ा जा रहा है, उसका सिग्नल बंद कर देता है। जब ब्रेन को ये महसूस होता है कि ये जगह तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, तो ब्रेन वहाँ पे डेवलपमेंट करना भी बंद कर देता है, वहाँ की मसल्स पे कंट्रोल लेना बंद कर देता है। तो जब भी आप अपनी फिजियोथेरेपी करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करें, जब आप चल रहे हैं, घर पे हैं, सेफ इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो इन चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपको थोड़े टाइम का टेम्परेरी आराम जरूर देगी, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान देती है। तो अगर आपको फुट ड्रॉप हो रहा है तो आप धीरे चलो, अपने पैर को बना के चलो, उसको सही तरीके से रखने की कोशिश करो जिससे आपका पैर सीधा पड़े। अगर आपकी कलाई में टेढ़ापन आ गया है, यहाँ की मसल्स बहुत अकड़ गई हैं, तो इसको सीधा करने के लिए किसी फट्टे से मत बांधो इसको अपने आप अपने दूसरे हाथ से स्ट्रेट करने की कोशिश करो, अपने फिंगर्स को चलाने की कोशिश करो, जिससे आपकी ब्रेन इसको समझ पाए। अपने इसको हाथ को देखो, अपने पैर को देखो, जो चीज़ गलत चल रही है जिसको उतना देखोगे उतना ब्रेन उसे नोटिस कर पाएगा, क्योंकि आप जब इसे देख रहे हो तो ब्रेन से समझ रहा है कि मेरा है ये हाथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जब ब्रेन को ये महसूस आना शुरू हो जाता है कि मेरा हाथ सही तरीके से नहीं है, टेढ़ा है, ये उंगलियां नहीं चल रही, या मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है, वो दिक्कत महसूस हो रही है, तो ब्रेन उस पर अपने आप काम करना शुरू करता है। ये ब्रेन की खासियत है, हमारे दिमाग की खासियत है, इसको हमने इस्तेमाल करना होता है अपनी रिकवरी के अंदर। तो उस चीज़ को महसूस करो, उस गलती को अगली बार थोड़ा कम करने की कोशिश करो कि अगर मैं पैर को इस तरह से रखूँगा तो मुझे आराम मिलता है। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जल्दी उसमें डेवलपमेंट लेकर आता है, पेशेंट में मैक्सिमम रिकवरी देखने को मिल जाती है।